नमस्कार। संभल में पुलिस की चूक से 5 मुस्लिम युवकों की जान चली गई। क्या अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती तो ये जानें बच सकती थी? क्या इन जानों को जाने से टाला जा सकता था? इसमें किसकी लापरवाही देख रहे हैं? आज हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह है, उनसे बात करते हैं। विक्रम सर, अगर संभल की जिम्मेदारी आपकी होती, अगर संभल की स्थिति आपको संभालनी होती, बतौर पूर्व डीजीपी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि सर्वे आपको कराना होता तो आप इसको कैसे हैंडल करते? नमस्कार प्रज्ञा, आशीर्वाद। आपके सवाल सदैव की भांति बड़े पहने और पॉइंटेड हैं। मैंने डीआईजी मुरादाबाद था जब संभल हमारा पार्ट था। मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर 3 जिले थे और 6 दिसंबर 1992 वाली घटना थी, तब मैं डीआईजी था। एक पत्ता भी नहीं हिला। पुलिसिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, और इसमें यह देखा जाता है कि एक तपस्या है। आपको पहले ही हर थाने में हिंदुस्तान के 6 अभिलेख होते हैं: रजिस्टर बदमाशान, सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, थाना अध्यक्ष गोपनीय डायरी और त्योहार रजिस्टर। इन तमाम अभिलेखों में यही होता है कि यहाँ पर थाने में कौन बवाल हो चुके हैं पहले 25 साल में, कौन बवाल करने वाले हैं, बवाल करने वालों के मददगार कौन हैं, और उनके ऊपर कोई घटनाक्रम होता है उसके पहले ही उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। और कैसे जेल भेजा जाता है? जो हमारी धारा पहली थी 144, 107, 116, 151, जो अब हो गई है 163, 126, 135, 170, उसके अंतर्गत हो जाते थे निरुद्ध। और जो और भी शातिर होते थे उनके खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट हो जाता था, हथियार रखवा लिए जाते थे। तो आपका जो सवाल था कि ये चूक जो थी, जिसको हम कहते हैं कि शायद असेसमेंट हमारा पूरा नहीं था। अब ये दिखाई पड़ रहा है कि गुम्मे और पत्थर अगर छत पे आ गए थे तो पत्थर आसमान से तो उतरे नहीं। अगर कोई लाया था तो इसको रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की थी। अगर कट्टे आए थे तो ये भी जिम्मेदारी स्थानीय। तो आपका जो पहला सवाल था, क्या हमारी अभिसूचना और अच्छी हो सकती थी? बिल्कुल और अच्छी हो सकती थी। और अगर ऐसी कारगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस होती तो प्रज्ञा, हम समझते थे हमारा प्रदर्शन और अच्छा होता था। आपने ये भी सही कहा कि 1-2 नहीं 5 जाने गई हैं, जो कि टोटली अवॉइडेबल था। इन 5 जानों की जाने के बारे में मैं समझता हूं कि जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है वो इसकी पूरी परिप्रेक्ष्य की जांच भी करेगी। लेकिन जो भड़काऊ बयान दिए हैं वहां के स्थानीय नेताओं ने, जफर अली जो सदर जामा मस्जिद का मतलब वो खादिम है या जो भी इमाम है, उनके द्वारा भड़काऊ बयान दिया जाना, ये भी बताया जाता है कि रात भर उन्होंने फोन करके लोगों को बुलाया। लेकिन मैं आपका सवाल जो है कि अगर रात भर फोन करके बुलाया, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये जो सर्वे हुआ, यही सर्वे 19 तारीख को होता है, बहुत शांति से हो जाता है। 24 तारीख को इसी सर्वे में भयंकर बवाल हो जाता है, लाठीचार्ज करनी पड़ जाती है पुलिस को, उसके बाद फायरिंग करनी पड़ जाती है। तो क्या पक्ष विपक्ष देखिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? मैं आपको ये पहली नजर में क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये कोई षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, या फिर पहली नजर में आप इसे सीधे तौर पर पुलिस की चूक मान सकते हैं? मैं बतौर पूर्व डीजीपी आपसे जानना चाहूंगी। पुलिस की चूक जितनी उतनी नहीं है जितनी कि भड़काऊ बयान लोगों ने दिए हैं, राजनेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, जिसकी मैं कठोर भर्त्सना और निंदा करता हूं। कि कहते हैं ऐसी अदालतें अगर आ जाएं तो देश में आग लग जाएगी। आप अदालत के ऊपर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? अदालत से अगर उसने जो व्यवस्था दी है, आपको शिकायत है तो आप जाके अपील करा के रोक दीजिए। आप वो नहीं करके चौराहे पर इस तरीके के भड़काऊ बयान, और जिस तरीके के जफर अली ने और वहां के सांसद ने, जो जिसका नाम है नैमुर रहमान बर्क, उनके द्वारा जो भड़काऊ बयान दिए गए थे, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ये तो इनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है, ये एक वांछित आरोपी बताए जाते हैं। ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मेरा सवाल ये है कि 19 तारीख को यही सर्वे बड़ी आसानी से, बड़े आराम से निपट जाता है, लेकिन 24 तारीख को अचानक से बवाल खड़ा हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ये भड़काऊ भाषणों की वजह से हुआ है? इसमें पुलिस की कोई तमाम इसके क्यूमुलेटिव नहीं, पुलिस की चूक कैसे नहीं है? जिम्मेदारी हमेशा पुलिस प्रशासन की रहती है और पुलिस प्रशासन कभी अपना हाथ नहीं धो सकते हैं। प्रज्ञा, आगे देखिए, 19 तारीख को जब हुआ उसके बाद आपका बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में जो परिणाम है, राजनीति मेरा विषय नहीं है, उस परिणाम को लेकर के जो कटुता, वैमनस्य, बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगे, वो बेस्ट अवॉइड हो सकता था। जनता का जनादेश है, उसको स्वीकार कीजिए। उसमें एक हार जीत का प्रश्न लेकर के आपने सर फुटौगल की। संभल में आज तक फिलहाल आजादी के बाद से दंगा नहीं हुआ है, ये पहला दंगा है आजादी के बाद से। और जब हमने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को मैं यहाँ डीआईजी था और एक पत्ता नहीं हिला, लेकिन तब मौजूदा सांसद के पिताजी
बहुत शरीफ और नेक इंसान थे, मेरे अच्छे दोस्त भी थे। शफीकुर रहमान बट साहब, तो मुस्लिम और हिंदू जो उनके बुजुर्गवार थे, अपने बच्चों को कंट्रोल किया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, उनको समझाया बुझाया। एक अमन कमेटी, पीस कमेटी, ग्राम सुरक्षा समिति होता है, इसका भी प्राविधान है। आपने कहीं देखा किसी तरीके की बुजुर्गों ने जाकर के उनको, पुलिस ने कहा कि आप हमारी तरफ से अपने लोगों को समझाइए कि यहाँ पर अमन बनाए रखें। पीस कमेटी का बहुत बड़ा कम्युनिटी पुलिसिंग का योगदान होता है। कम्युनिटी पुलिसिंग का अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हम समझते हैं कि सिर्फ हम बल प्रयोग करके स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे, तो हम समझते हैं बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आज के सोशल मीडिया में कम्युनिटी पुलिसिंग, अमन कमेटी और हमारे जो इलाके के बुजुर्गवार हैं, उनकी मदद प्रशासन को, पुलिस की बहुत जरूरी है। प्रज्ञा, तो सर ये 5 लोगों की जानें जो चली गई, क्या ये अवॉइडेबल थी? इन्हें टाला जा सकता था और कैसे टाला जा सकता था? ध्यान से सुनिए, भीड़ अकस्मात आसमान से थोड़ी उतरती है। आपने जब वहां धारा 163 पुरानी 144 सीआरपीसी लगाई थी, तो 144 आदेश देने से ही मात्र से नहीं हो जाता है, उसका अनुपालन और फेथफुल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। नहीं किया गया। आपको चाहिए था 5 और 5 से अधिक लोग इकट्ठा ना हो। इकट्ठा कितने हुए? आपने कहा 27 गलियों से, और 3 गलियां जो प्रमुख थी वहां पे हजारों लोग आ गए। हजारों लोग कहां से आ गए? कैसे आ गए? क्यों आ गए? आपकी क्या व्यवस्था थी? आपने कहा बलवाइयों ने सीसीटीवी का कैमरा तोड़ दिया। अगर सीसीटीवी की व्यवस्था थी वहां पे, तो आपको और ज्यादा आभास मिल जाना चाहिए था कि भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो रही है, और इसके पहले कि भीड़ एक हुजूम बन जाए, इक्का दुक्का लोग 5 हो जाए, 5 का एक भीड़ और हुजूम बन जाए, तो ये पहले ही से आपको सतर्क रहना चाहिए था, भीड़ को तितर बितर कर देना चाहिए। तो जो काम आपके लाउड हेलर से, चेतावनी से हो सकता था, आपको अंततोगत्वा फिर आपको टीयर गैस, लाठी चार्ज और रबर बुलेट्स तक का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि अवॉइडेबल था। अच्छी व्यवस्था वहां होती है जहां बल प्रयोग की नौबत ना आए। 5 जाने गए, इनकी भरपाई तो कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जिम्मेदारी देखनी होगी। बताया यह जाता है कि 315 बोर की गोली मृतक के शरीर से मिली। 315 बोर कोई ऑफिशियल वेपन नहीं होता है, इसके कट्टे होते हैं। इसको आप जानती होंगी, आप क्या जानती होंगी, खैर इसको पचफायरा कहते हैं, जो कि मैगजीन लगा करके 5 गोली चलाने वाला होता है। तो ये प्रशासन पक्ष का ये कहना है कि दंगाई अपने साथ कट्टे और दुधारू चाकू लेकर के आए थे, उसका दुरुपयोग किया, और उसकी क्रॉस फायरिंग में इन्हीं की गोली से ये 5 मौतें हुई हैं। पुलिस ने अग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया था। सर, पुलिस का अपने एक इंटेलिजेंस होता है, गुप्त सूचनाएं मिल जाती हैं, वो कैसे होता है? मैं ये जानना चाहती हूँ किस तरीके से अंदर की सूचनाएं पुलिस तक पहुंच जाती हैं, इसका क्या प्रोसेस क्या होता है सर? आप ही के नाम राशि से इसका नाम है कि प्रज्ञान इकाई, इसको कहते हैं कि इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, प्रज्ञान इकाई कहते हैं इसको, जो कि इंटेलिजेंस और वहां पे क्या पक रहा है, क्या बयानबाजी हो रही है और क्या सूचनाएं मिलती हैं, जिसको गुप्तचर संगठन भी कहते हैं। और ये कई चरण में, कई लेवल पे होता है। थाने का भी अपना होता है, जनपद का एक अपना होता है सादे कपड़ों में, स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है। और इन तमाम सूचनाओं का संकलन करके ये सबको, अधिकारियों को अवगत कराया जाता है कि ये संभावनाएं हो सकती हैं, इतनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, हथियार आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, भड़काऊ बयान के आधार पर। लेकिन अब प्रज्ञा, ध्यान से सुनो, अगर हमारी इंटेलिजेंस ये है कि मोहल्ला तकिया में 500 लोग इकट्ठा होंगे, जिसकी लीडरशिप बनने करेंगे और कल्लू करेंगे, और उनके पास हथियार, तो ये है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। एक इंटेलिजेंस होती है, भीड़ इकट्ठा हो सकती है, भीड़ पथराव कर सकती है, भीड़ आगजनी कर सकती है, कोई स्पेसिफिक्स नहीं है कितने बजे, कहां से, कौन लोग। तो इसको कहते हैं मौसम की जैसे जानकारी प्रज्ञा देते हैं, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, अन्यथा मौसम साफ रहेगा। तो आपने दोनों बातें कह दी, गरज के साथ छींटे पड़े तो आप कह देंगे हाँ मैंने तो कहा था गरज सर, अन्यथा मौसम साफ रहेगा। तो सारी दुनिया जानती है कि गरज के साथ छींटे नहीं पड़ेंगे तो मौसम तो साफ होगा ही, इसके लिए प्रज्ञान इकाई की जरूरत थोड़ी है। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए, एक्शनेबल होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। तो सर पुलिस को मिल जाती है ना कि हाँ यहाँ पर ये करने की कुछ है, कि यहाँ पर बवाल इकट्ठा हो सकता, बवाल किया जा सकता है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है, पत्थर आ गए, कट्टे आ गए, बवाल करने की तैयारियां, इंतजामात कर लिए गए। गांधी जी के 3 बंदर रख दीजिए कि ना हमको कुछ दिखाई पड़ता है, ना हमें कुछ सुनाई पड़ता है, ना हम कोई किसी से चेतावनी देंगे। और एक होता है कि जैसे हम लोग की ट्रेनिंग में था, आपके सामने अगर चेहरा आप पढ़ लें, आपको वातावरण से आपको मालूम पड़ जाएगा प्रज्ञा कि हवा में कुछ तनाव है, चेहरे पे लोगों के तनाव दिखाई पड़ रहा है, तो दुकानों के शटर गिरे हुए। मैं समझता हूं कि हल्के में मूल्यांकन किया,
हल्के में उन्होंने सर मूल्यांकन हल्के तो में किया, सर डिप्लॉयमेंट तो मंदिर था। मस्जिद का इशू, विक्रम सर आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट ये मंदिर मस्जिद का इशू उत्तर प्रदेश में इतना सेंसिटिव इशू है, इसको इतना हल्के में लिया गया, सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए गए, जो जो चीजें आपने कही वो चीजें क्यों नहीं की गई सर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या ये होने दिया गया, मेरे सीधे से सवाल यही है, क्या ये ना 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 ना, जानबूझकर सवाल ही होने नहीं दिया उठता। गया, आपको ऐसा ये लग रहा है क्या? कौन क्या कौन चाहेगा? पुलिस की 10 गाड़ियां जो है आग आग के हवाले कर दी गई, 20 पुलिसकर्मी घायल हैं, 5 की मौत हो गई। कौन पुलिस अधिकारी चाहेगा कि ये बदनुमा धब्बा हमारे प्रशासन काल में ये आए? ये बदनुमा धब्बा है, ये आसानी से प्रज्ञा जाने वाला नहीं है। लेकिन आपकी बात को मैं दोबारा दोहराते हुए, दोनों तरफ से अगर पुलिस और प्रशासन की तरफ से थोड़ा खुशफहमी में थे कि कुछ नहीं होगा, तो हमारे राजनेताओं ने कोई कोस कसर छोड़ी नहीं, भड़काऊ बयान देने, उसमें चाहे जफर अली हो या ये जो जियाउर रहमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या जो और नेता राष्ट्रीय पार्टी के थे, उनके भी जो बयान थे गैर जिम्मेदाराना, असंयत थे। सर वहां के पुलिस कप्तान का बयान आया है कि पुलिस की सरकारी नहीं प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई गई है, तो क्या सरकारी काम के लिए जो सर्वे हो रहा था वहां पर पुलिस प्राइवेट गाड़ियों से गई हुई थी? नहीं, ये मैंने बयान नहीं सुना है। प्राइवेट गाड़ी का अगर गाड़ियों की कमी होती है तो आया रिक्वेजिशन है किया सर, जस्ट जाता अभी है। ये बयान आया है। मैं सर इतना जानना चाहती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास भी, मैं बस इतना जानना चाहूंगी क्या पुलिस प्राइवेट गाड़ियों से जा सकती है सर सरकारी काम के लिए? बिल्कुल जा सकती है, रिक्वेजिशन किया जा सकता है अगर गाड़ियों की कमी है या जब कभी वर्कलोड ज्यादा होता है तो प्राइवेट गाड़ी सरकार के अनुमान और सरकार के रेट्स पर उनको रिक्वेजिशन किया जा सकता है, उसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन प्रज्ञा, मैं नहीं जी समझता कि इस इशू में पुलिस के द्वारा कोई प्राइवेट व्हीकल रिक्वेजिशन की होगी, क्योंकि कमेटी और जो कोर्ट कमीशन था जिसके राघव राघव जो कोर्ट कमिश्नर थे, वो और उनके लिए अन्य मेंबरान के लिए अगर गाड़ी रिक्वेजिशन की, वो डीएम का काम था रिक्वेजिशन करना, ये पुलिस का काम नहीं था। हो सकता है कि उन प्राइवेट व्हीकल्स को आग के हवाले किया गया, लेकिन मेरी जानकारी ये थी कि पुलिस की 10 गाड़ियों के और 20 पुलिसकर्मियों की चोटी, जिसमें डिप्टी एसपी अनुज चौधरी को चोट आई है, जिसकी पतलून में खून आदि लगा था, एसएसपी के पीआरओ को चोट आई थी। तो इस तरीके के मतलब वरिष्ठ अधिकारियों को भी लेकिन काफी सर गंभीर चोटें आई हैं। ये बयान आया सर पुलिस कप्तान का, बिल्कुल अभी बयान आया कि 4 से 5 प्राइवेट गाड़ियां थी। लेकिन विक्रम सर आखिरी मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको पहली नजर में पहली गलती किसकी नजर आ रही है? सीधा सवाल है सर ये। बिल्कुल सही है, इसमें अभी मामला थोड़ा वो है। मैं समझता हूं कि इसमें पहली गलती, मैं पुलिस विभाग में रहा हूं, 36 साल रहा हूं, कोई भी इस तरह की घटना होती है मैं उससे अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता। कोई भी तरह, आपने भड़काऊ बयान दिए, आपने पत्थर इकट्ठा कर लिए, पहले तो पत्थर रोक लेना, हमने पत्थर भी नहीं रोके, हमने मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम भी नहीं रोके, तो जिम्मेदारी किसकी? हमारी है पहले। और दूसरी चीज अगर थी, उसका हमने माकूल जवाब नहीं दिया, प्रिवेंटिव अरेस्ट हमने नहीं की। अब हम आपको 3 सवाल दे रहे हैं, आप इसका जवाब हाँ ना में दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। और आपके सवाल का जवाब, क्या इस घटनाक्रम के पहले मैंने कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट की धारा 170 के अंतर्गत? और अगर नहीं की, जिम्मेदारी हमारी है। आपने जो पेट्रोलिंग, पिकेटिंग, छतों के ऊपर ड्यूटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी से आपने छतों का सर्वे किया, और अगर नहीं किया तो भी जिम्मेदारी हमारी आती है। तीसरी चीज ये है, आपने हथियार रखवाए, आपने धारा 144 163 के अंतर्गत, और अगर नहीं रखवाए तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। आपके तीनों सवाल का जवाब मुझे लगता है कि ना ना, नो 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 है, तो आपको समझ लीजिए कि गलती किधर की तरफ जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस की चूक से ये बहुत 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 बड़ी घटना हुई है, 5 मुस्लिम युवकों की जान चली गई है, और इन जानों की जवाबदेही किसकी है? ये सब जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये किसकी लापरवाही से हुआ है? आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। विक्रम सर ने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।